जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी जो टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही थी उसको बिल्कुल हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। कल वाली जो क्लास थी इससे पिछले वाली, जिसमें हमने पढ़ा था ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन के बारे में कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है, ऑफलाइन एजुकेशन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इन सभी को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेज ऑफलाइन एजुकेशन क्या होता है। और इसको समझने का जो एक बेसिक फंडा है वो भी मैंने आपको बता दिया था। भाई ऑनलाइन एजुकेशन में और ऑफलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो आप खुद भी जानते होगे कि ऑनलाइन एजुकेशन जैसे आप फिलहाल में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन एजुकेशन जब आप स्कूल में या कॉलेज में या कोचिंग में जाकर पढ़ते हो। ये दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंट है ऑनलाइन एजुकेशन में और ऑफलाइन एजुकेशन में। और जब मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किया था, देखो फर्स्ट पेपर की टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन दो ऐसे यूनिट हैं जिनको आप अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके और अच्छे से समझ सकते हो। इसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, ये तीन ऐसी यूनिट हैं जिनको आप अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके बहुत ही बेस्ट तरीके से समझ सकते हो, बहुत ही बेस्ट तरीके से उसको सीख सकते हो। बाकी यदि हम बात करें और बाकी पोर्शन, वो सारा सारा याद करने वाला है। तो यहाँ पर फिर आपको अपना खुद का रियल एक्सपीरियंस, रियल आपकी जो लाइफ है उसको कनेक्ट करना है कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है और ऑफलाइन एजुकेशन क्या होता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले स्वयं के बारे में बात करते हैं। स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि बाई चांस फुल फॉर्म से मैचिंग का भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सबसे मेन क्या है कि हमें पता भी होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जब हमें पता रहता है कि यार इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो हमारा माइंड सेट बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है, हम उसी वे में पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। तो स्वयं स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स इसका फुल फॉर्म है। का यह प्लेटफॉर्म भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, ध्यान रखना प्यारे साथियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में MHRD का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, मैं आगे पढ़ाऊंगा इस चीज़ को भी, लेकिन अब आपको बताऊं, थोड़ा सा करंट अफेयर तो पढ़ते होंगे ना, थोड़ी सी चीज़ों से अपडेट रहते होंगे। तो अब बताओ प्यारे साथियों, MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, आपको बताना है ये। MHRD का नाम बदल दिया गया है, तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। पहला, MHRD का नाम बदलकर क्या रखा गया था? दूसरा, MHRD का नाम कब बदला गया था? डेट वाइज याद रखना है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो PhD का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें यहां से क्वेश्चन बना था कि MHRD का नया नाम बदल दिया गया है, किस डेट को बदला गया था। उसमें बिल्कुल डेट लिखी हुई थी, मंथ, डेट और ईयर, तीनों चीजें लिखी हुई थी। तो ये भी आपको याद करना है। तो अभी गूगल पर सर्च वॉरेंट चलाना है आपको और डायरेक्टली सर्च करना है कि MHRD का न्यू नेम क्या है। बाकी आपको पता होगा ऑलरेडी, यदि आप थोड़ा बहुत भी करंट से अपडेट रहे होंगे तो। दूसरा, कब बदला गया था, किस डेट को, डेट भी याद करना है, ध्यान रखना प्यारे साथियों। ठीक है, अब जो ये स्वयं है ये MHRD और AICT के द्वारा विकसित किया गया। MHRD AICT ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए हर एक चीज़ की, के द्वारा विकसित किया गया। स्वयं को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिजाइन किया था। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। स्वयं को किस किस के द्वारा विकसित किया गया? तो स्वयं को 2 कंपनियां थी, जिसमें एक का नाम था MHRD और दूसरे का नाम था AICTE। तो AICTE और MHRD दोनों ने मिलकर स्वयं को विकसित किया था। स्वयं को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो यहां से क्रॉस क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के द्वारा स्वयं को डिजाइन किया गया था। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, स्वयं को डिजाइन करने का काम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। MHRD और AICT दोनों ने मिलकर स्वयं को बनाने का काम किया था। स्वयं वर्तमान समय में कुल 2000 कोर्स होस्ट करने का काम कर रहा है। स्वयं जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर फिलहाल में 2000 कोर्स हैं। फिलहाल में कितने? 2000 कोर्स। अब हम स्वयं की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ से स्वयं के टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऊपर लिख देगा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं स्वयं से संबंधित है, कौन से कथन स्वयं से संबंधित है। नीचे 10 कथन दे देगा, उसमें से हमें 4 या 5 सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि स्वयं से बहुत डीपली तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। स्वयं से मैचिंग का क्वेश्चन भी बन सकता है। अब मैचिंग का कैसे बनेगा? सपोज डेट यहाँ पर 4 संस्थाओं का नाम लिख देगा, उनका एस्टेब्लिश ईयर लिख देगा,
ठीक है, वो कौन कौन सी क्लास के लिए एलिजिबल है ये लिख देगा, इनको किस किस के द्वारा बनाया गया ये लिख देगा और आपस में मैच करवा लेगा। ठीक है, दूसरा स्वयं से एक डीपली क्वेश्चन ये भी बन सकता है स्टेटमेंट टाइप का भी, निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो स्वयं से संबंधित है, कौन से कथन है जो स्वयं से संबंधित नहीं है। स्वयं के द्वारा कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्स की पढ़ाई की जा सकती है। स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप क्लास 9 से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी मास्टर डिग्री तक के सभी की सभी पढ़ाई कर सकते हो। तो ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा है तो आपको पता चल चुका होगा कि स्वयं से ये इस टाइप का क्वेश्चन कब बना था, किस टाइप से बना था। ठीक है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, स्वयं के द्वारा क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर डिग्री तक की पढ़ाई की जाती है। यहाँ पर आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिकल एवं एग्रीकल्चर आदि विषयों को पढ़ाया जाता है। ऑलमोस्ट सभी के सभी सब्जेक्ट्स कवर हो गए, आर्ट्स भी आ गया, साइंस भी आ गया, इंजीनियरिंग भी आ गई, टेक्नोलॉजी भी आ गया, लॉ भी आ गया, मेडिकल भी आ गया, एग्रीकल्चर भी आ गया। ठीक है, तो सभी के सभी सब्जेक्ट ध्यान रखना, इसमें कॉमर्स भी आप ऐड कर लेना। 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सभी तरीके के कोर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2000 प्लस कोर्स अवेलेबल हैं। कोर्स विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री को डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर आपका जो कोर्स है और उस कोर्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन के द्वारा डाउट्स को सोल्व किया जाता है। ठीक है, अब आपके जो भी डाउट्स होंगे उस डाउट्स को सोल्व करने के लिए आपको ग्रुप डिस्कशन का मौका मिलता है। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन के द्वारा आप अपने जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। यह 24/7 समय सेवाएं देता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि चलो सुबह से शाम, शाम से सुबह, ऐसे कुछ नो। जब आप चाहो तब इसको यूज कर सकते हो, 24/7 तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। स्वयं को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। स्वयं को लॉन्च कब किया गया? 2017 में। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। कौन से राष्ट्रपति जी के द्वारा? प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, स्वयं पोर्टल को शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अब दिमाग में आता होगा, पहली बात तो जिन लोगों ने दिमाग से पढ़ाई कर रही होगी या जो लोग दिमाग लगा कर पढ़ रहे होंगे ना, उनके दिमाग में स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आ गया था कि सर, जैसे मैंने स्वयं बोला होगा तुरंत आपके दिमाग में आया होगा कि सर स्वयं की हमें जरूरत क्यों पड़ी, स्वयं की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो स्वयं पोर्टल को शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांत हैं। ध्यान रखना प्यारे साथियों, शिक्षा नीति के 3 सबसे मेन आधारभूत सिद्धांत है, जिसमें सबसे पहला होता है पहुंच, जिसको हम एक्सेस बोलते हैं, दूसरा है निष्पक्षता, जिसको हम इक्विटी बोलते हैं, और तीसरा होता है गुणवत्ता, जिसको हम क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के 3 आधारभूत सिद्धांत है, जिसमें एक एक्सेस है, दूसरा इक्विटी है और तीसरा क्वालिटी है। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी। एक्सेस पहुंच, इक्विटी निष्पक्षता और क्वालिटी गुणवत्ता। ये क्या है? शिक्षा के 3 आधारभूत सिद्धांत हैं। तो शिक्षा के 3 आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला एक्सेस है, दूसरा इक्विटी है, तीसरा क्वालिटी है। इन तीनों सिद्धांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वयं की शुरुआत की गई थी। स्वयं एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है जो विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क है। अब भाई स्वयं ऑनलाइन है, ये तो जायज सी बात है। दूसरा, ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना प्यारे साथियों कि जो स्वयं है निःशुल्क है, 24/7 टाइम पीरियड में ये सुविधाएं प्रोवाइड करवाने का काम करता है। स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम के 4 भाग होते हैं। अब जो स्वयं पोर्टल है उसके ऊपर जो कंटेंट अपलोड है उस कंटेंट के टोटल 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है वीडियो एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वीडियो के द्वारा आपको हर एक टॉपिक को समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, स्वयं प्लेटफॉर्म पर आपको हर एक टॉपिक के, हर एक लेक्चर के वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, वीडियो के द्वारा आपको हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल के साथ समझाया जाएगा। अध्ययन सामग्री जो डाउनलोड या मुद्रित की जा सकती है। इसके अलावा आपका जो भी कोर्स है, जो भी टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मूल्यांकन करना, यहाँ पर आपका मूल्यांकन करने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, आप परीक्षा दे सकते हैं, अपना टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों का आंसर दे देकर चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहती हैं। आप चाहो जैसे आप अपना इवोल्यूशन कर सकते हैं।
ऑनलाइन विचार विमर्श के माध्यम से शंकाओं का समाधान करना। ठीक है, आपके पास ग्रुप डिस्कशन का मौका मिलता है जिसमें आप अपने जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को 100% रिसॉल्व कर सकते हो। ये था प्यारे साथियों स्वयं के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, सारा सब कुछ। अब एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि स्वयं से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात हो जो आपको समझ में ना आई हो। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर लाइव क्लास, भाई सीन ये है, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप व्हाट्सएप पर पूछो, मैं आपको कॉल करके समझाऊंगा। क्या करके समझाऊंगा? कॉल करके समझाऊंगा आपका मैं, 100% डाउट क्लियर करूंगा आपका मैं। ठीक है ना, कॉल करके समझाऊंगा, 100% डाउट क्लियर करूंगा, लेकिन क्वेश्चन तो पूछो, आप क्वेश्चन तो पूछो। और ये जो लाइव क्लास पैरामीटर टाइप से चल रही है, इसमें उन लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है जो मेरी कुछ पब्लिक क्लास देख लेते हैं ना, फिर खुश रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं प्यारे साथियों, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो, पूछो तो शुरू, पूछो तो भाई, तभी तो बताऊंगा मैं इंतजार कर रहा हूं आपके क्वेश्चनों का। पहली बात तो कोई डाउट रहा नहीं होगा, रहा तो व्हाट्सएप पर फोन करके कैसे भी पूछो भाई। अब बात करते हैं मॉक। मॉक का फुल फॉर्म याद करो, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मॉक का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। हिंदी फुल फॉर्म याद मत करो, इंग्लिश फुल फॉर्म याद कर लो, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब बात करते हैं मॉक शब्द का सबसे पहले प्रयोग डेव कॉर्मीर द्वारा किया गया था। डेव कॉर्मीर द्वारा किया गया था। जो मॉक शब्द है, इस मॉक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? डेव कॉर्मीर के द्वारा किया गया था। तो पहली पॉइंट, मॉक शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया? डेव कॉर्मीर ने किया। मॉक का नेतृत्व जॉर्ज सीमेंस और स्टीफन डाउन्स ने किया था। अब जो मॉक्स है ना, इस मॉक्स का समर्थन नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व का मतलब है मॉक्स को आगे बढ़ाने के लिए किस कैंडिडेट ने अप्रिसिएट किया था? तो वो दो कैंडिडेट थे, एक था जॉर्ज सीमेंस और दूसरा था स्टीफन डाउन्स। मॉक को 2018 में स्टीफन डाउन्स और जॉर्ज सीमेंस के द्वारा कनेक्टिविटीज एंड कनेक्टिविटी नॉलेज के लिए विकसित पाठ्यक्रम के संदर्भ में तैयार किया गया था। अब देखो, स्वयं के तीन सबसे बड़े उद्देश्य थे। पहला एक्सेस था, दूसरा इक्विटी थी, तीसरा क्वालिटी थी। वहीं मॉक की हम बात करें तो मॉक के सबसे पहले दो उद्देश्य थे। एक कनेक्टिविज्म था, दूसरा कनेक्टिविटी था। ठीक है, स्वयं भी मॉक का ही एक भाग है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहां से कथन कारण टाइप का क्वेश्चन बनता है और वहां पर मिलेगा कि मॉक स्वयं का एक भाग है। भाई आपको पता ही नहीं है कि मॉक स्वयं का भाग है या स्वयं मॉक का भाग है, आप कहां से ठीक कर पाओगे? तो आपको पता होना चाहिए कि स्वयं है जो मॉक का एक भाग है। मॉक समय के साथ विकसित हुआ है। वर्तमान समय में मॉक को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मॉक को समय के साथ साथ इसको मॉडिफाई किया गया है। मॉक फिलहाल में दो तरीके से अवेलेबल है, एक सी मॉक्स के नाम से, एक एक्स मॉक्स के नाम से। ठीक है, तो एक है सी मॉक्स, दूसरा है एक्स मॉक्स। ये दोनों शब्दों को आपको ध्यान में रखना है कि मॉक को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक का नाम है सी मॉक्स और दूसरे का नाम है एक्स मॉक्स। ठीक है, तो यह बात आपको बहुत सही ढंग से याद करनी है प्यारे साथियों। अब सी मॉक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। भविष्य की सीखने पर सामग्री को लक्षित है। ठीक है, सी मॉक्स का सबसे मेन उद्देश्य क्या है कि जो हमारी सीखने की सामग्री ना, इन फ्यूचर जो हमें सीखना है उसके ऊपर ये डिपेंडेड होता है, उसको टारगेट लेकर काम करता है। कनेक्टिविस्ट लर्निंग मॉडल पर आधारित है। ये कनेक्टिविस्ट का मतलब क्या है? ये एक दूसरे को कनेक्ट करके सीखने और समझाने का काम करता है। जैसे सपोज डेट मैं सी मॉक्स से मैं जुड़ गया, आप जुड़ गए, हम आपस में जुड़कर सीखेंगे। छात्र पाठ्यक्रम सामग्री, अपलोडिंग सामग्री, ट्वीट, ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग, विकी आदि का पता लगाने, मूल्यांकन या योगदान करने के लिए एक साथ काम करते हैं। छात्र पाठ्यक्रम सामग्री, जो स्टूडेंट है, जो पाठ्यक्रम सामग्री है, करिकुलम है। अपलोडिंग सामग्री है, जिसको अपलोड कर सकते हैं, जैसे ट्वीट पर कर दिया, ब्लॉग पर कर दिया, पोस्ट पर कर दिया। ठीक है, विकी पर कर दिया, विकी का मतलब है विकीपीडिया पर कर दिया। ठीक है, का पता लगाने, मूल्यांकन और योगदान के लिए एक साथ काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या है सीन प्यारे साथियों, जो सी मॉक्स है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य पहला क्या है? पाठ्यक्रम सामग्री को अपलोडिंग सामग्री, पाठ्यक्रम सामग्री, अपलोडिंग सामग्री का पता लगाना कि फिलहाल में क्या क्या सामग्री अपलोड है, क्या क्या हमें अपलोड करना है, किस तरीके से अपलोड करना है। दूसरा है मूल्यांकन करना, इवोल्यूशन करना, योगदान के लिए बनाया गया है ये।
शिक्षार्थियों को सवालों के जवाब देने या सहयोग करने के लिए एक दूसरे के जोड़ने का प्रयास करता है। भाई सी मोक्स की एक सबसे खास बात है, जो क्वेश्चन मतलब सी मोक्स की सबसे खास बात क्या है कि शिक्षार्थियों के जितने भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए ये क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। भाई आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी डाउट्स हैं, उन डाउट्स को सोल्व करने के लिए, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करता है, जिससे कि स्टूडेंट को बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल जल्द से जल्द उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, उनके सभी के सभी डाउट बिल्कुल ईजी वे से सोल्व हो जाए। अब हम एक्स मोक्स के बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान रखना प्यारे साथियों, सी मोक्स और एक्स मोक्स दो क्या है, मोक के ही भाग हैं। ठीक है भाई, सी मोक्स और एक्स मोक्स दोनों मोक्स के ही भाग हैं। मोक्स की जो विशेषताएं होंगी ऑलमोस्ट वो दोनों की दोनों विशेषताएं किसकी होंगी, सी मोक्स की होंगी और एक्स मोक्स की होंगी। अब हम बात करते हैं एक्स मोक्स के बारे में। रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान स्पष्ट रूप से पाठ्यक्रम के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। एक्स मोक्स में क्या होता है, रिकॉर्ड किए गए जो व्याख्यान वो बिल्कुल क्लियरली तरीके से पाठ्यक्रम के साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रस्तुत किए जाते हैं। एक्स मोक्स की सबसे खास बात है कि यहाँ पर जितने भी वीडियो लेक्चर होते हैं वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस होते हैं। एक्स मोक्स स्वयं स्वनिहित आत्मनिहित होते हैं और शायद ही कभी सीखने के लिए भारी सामग्री का उपयोग करते हैं। अब देखो सबसे खास बात है प्यारे साथियों, एक्स मोक्स की सबसे खास बात है, ये आपको अच्छे से याद करनी है, स्वनिहित आत्मनिहित होते हैं ये। एक्स मोक्स प्यारे साथियों स्वनिहित होता है, आत्मनिहित होता है। ठीक है, ये पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए कभी भी अदर कंटेंट का यूज नहीं करते। प्यारे साथियों सबसे स्पेशल बात है, इसको आप गांठ बांध कर और अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर लो, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमारा भूलने का काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें होंगी कभी नहीं भूलोगे, तो इस बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर लो कि एक्स मोक्स है जो स्वनिहित और आत्मनिहित होते हैं, जो शायद ही कभी सीखने के लिए बाहरी सामग्री का उपयोग करते हैं। जो एक्स मोक्स होता है प्यारे साथी, वो सीखने के लिए, सिखाने के लिए कभी भी अदर कंटेंट का, एक्सटर्नल कंटेंट का कभी यूज नहीं करता है वो। ठीक है, वो इंटरनल कंटेंट के बीच पर सिखाने का काम करता है। पारंपरिक पाठ्यक्रम संरचनाओं पर आधारित है एवं शिक्षण दृष्टिकोण और सामग्री का उपयोग करता है। अब यहाँ पर भी एक बहुत ही गजब की बात निकल कर आई है कि यह पारंपरिक पाठ्यक्रम संरचनाओं पर आधारित है। पारंपरिक का मतलब है ये जो पुराना सिलेबस है ना, जो पुराने तरीके से जो पढ़ाई होती है उसके ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, ये ओल्ड एजुकेशन को न्यू एजुकेशन से कनेक्ट करके और फिर सिखाने का काम करता है ये। एक्स मोक्स क्या करता है, ओल्ड एजुकेशन को न्यू एजुकेशन से कनेक्ट करके फिर सीखने का और समझाने का काम करता है। शिक्षण दृष्टिकोण और सामग्री का उपयोग करता है। मोक की विशेषताएं, मोक वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो शिक्षा से दूर विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पर प्यारे साथियों मोक की पहली बात, ये मुफ्त है मतलब फ्री है। दूसरा, डिस्टेंस एजुकेशन पर काम करता है ये। ठीक है, मोक बिल्कुल फ्री होता है, डिस्टेंस एजुकेशन पर काम करता है। ठीक है, मोक क्या होता है, बिल्कुल फ्री होता है, डिस्टेंस एजुकेशन पर काम करता है। शिक्षा से दूर विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने का काम करता है। जो शिक्षा से दूर कैंडिडेट है, जहाँ तक इजी वे में शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, शिक्षा का दूर का मतलब है जो लोग शिक्षा तक नहीं पहुँच पा रहे। भाई जो कैंडिडेट शिक्षा तक नहीं पहुँच पा रहा है उसको हम कह सकते हैं वो शिक्षा से दूर है। तो मोक क्या काम कर रहा है, शिक्षा से जो कैंडिडेट दूर हैं उनको शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहा है। यह उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा एवं कर्मचारी विकास के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। ठीक है, मोक है जो उच्च शिक्षा पर, हायर एजुकेशन, कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी विकास के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। मोक के द्वारा आप इंटरनेट के माध्यम से पूरे देश के किसी भी कोने में बैठकर बिल्कुल फ्री में बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, मोक बिल्कुल फ्री है। मोक के माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, आप हर एक कोने में बैठकर बिल्कुल फ्री में मस्त तरीके से बहुत ही बेस्ट क्वालिटी वाले कंटेंट के साथ पढ़ाई कर सकते हो। मोक से जुड़कर शिक्षा ग्रहण करने में सबसे बड़ी समस्या आती है तात्कालीन फीडबैक ना मिलना। साथ ही साथ मोक से जुड़कर शिक्षा ग्रहण करने पर आप अपने डाउट्स का अच्छे से समाधान नहीं निकाल सकते। ये सबसे बड़ा इश्यू है मोक का। यदि भाई आप मोक से जुड़कर शिक्षा ग्रहण करते हो ना, इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपको तुरंत रिसेंटली फीडबैक नहीं मिलेगा।
जैसे लाइव क्लास में सीन क्या होता है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है, डायरेक्टली टीचर से पूछोगे, डायरेक्टली आपको आंसर दे देगा। ऑफलाइन क्लास की सबसे बेस्ट बात क्या होती है? ऑफलाइन क्लास की सबसे बेस्ट बात यही होती है कि वहाँ पर जो फीडबैक है ना, बहुत ही स्पीड से रिसेंटली टाइम पर मिलता है। लेकिन जो मॉक है ना प्यारे साथियों, यहाँ पर जो फीडबैक है ना वो नहीं मिल पाता तात्कालिक तरीके से। दूसरा, साथ ही साथ मॉक से जुड़कर शिक्षा ग्रहण करने पर आप अपने डाउट्स का बहुत अच्छे से समाधान नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं प्राचीन शिक्षा या परंपरागत शिक्षा के बारे में कि भाई प्राचीन शिक्षा क्या थी, परंपरागत शिक्षा क्या थी, इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको माइंड सेट होना चाहिए प्राचीन शिक्षा क्या थी, पारंपरिक शिक्षा क्या थी। अब एक बार आप आंख बंद करो अपनी और सोचो, दिमाग में फीडबैक बनाओ, एक इमेज बनाओ कि प्राचीन समय में शिक्षा किस तरीके की होती थी। ठीक है, आपको आंखें बंद करनी है, ठीक है, माइंड बिल्कुल शांत करना है, दिमाग में किसी तरीके कोई विचार नहीं आने चाहिए, और फिर अपने दिमाग में पारंपरिक शिक्षा की, प्राचीन शिक्षा की एक इमेज क्रिएट करो कि प्राचीन शिक्षा किस तरीके से होती है। तो आपके दिमाग में क्या आएंगे, यदि आपने रामायण महाभारत देखी है तो आपको वो सीन याद आएंगे, या किसी किताब की पिक्चर सीन आएगी कि एक पेड़ है, पेड़ के नीचे कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं जिनके पास ना कोई पेन है ना कोई कॉपी है, और एक टीचर है जो उनको ज्ञान दे रहा है। इस तरीके की इमेज आई होगी आपके दिमाग में, ठीक है। अब उसको अपने दिमाग में बिठा लो और फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पारंपरिक शिक्षा जिसे बैक टू बेसिक या प्रथागत शिक्षा के रूप में जाना जाता है। पहली बात, बैक टू बेसिक्स या प्रथागत शिक्षा के रूप में जाना जाता है। जो प्राचीन शिक्षा, जो पारंपरिक शिक्षा है, उसको बैक टू बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स को बिल्कुल डीपली तरीके से बैक तरीके से समझना। प्रथागत शिक्षा, प्रथा के अकॉर्डिंग समझाना, ठीक है। अब प्रथा के अकॉर्डिंग क्या होता था, हिंदू धर्म की अलग शिक्षा होती थी, जैन धर्म की अलग शिक्षा होती थी, मुस्लिम धर्म की अलग शिक्षा होती थी। जो हिंदू धर्म के लोग होते थे उन्हें हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जो जैन धर्म के होते थे उन्हें जैन धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जो मुस्लिम धर्म के होते थे उन्हें मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो पारंपरिक शिक्षा क्या थी, प्रथागत तरीके से थी, वो धर्म के बेस पर चलती थी, वो प्रथा के अकॉर्डिंग चलती थी। यह शिक्षण प्रणाली लंबे समय से स्थापित रीति रिवाजों को संदर्भित करती है, ठीक है। आज हम यदि पुरानी वाली शिक्षा को देखते हैं तो उससे हमें जो प्राचीन समय की जो रीति रिवाजें हैं उनके बारे में पता चलता है। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति से में हमें औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षणिक केंद्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। औपचारिक शिक्षा मंदिर, आश्रमों, गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी। ये उच्च शिक्षा के केंद्र भी थे। प्राचीन भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में हमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षणिक केंद्रों का उल्लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है, मैं यहाँ पर नहीं समझाऊंगा क्योंकि इन दोनों को मैं बहुत डीपली तरीके से एक बार नहीं कई बार आपको समझा चुका कि औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। तो जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें दोनों तरीके से सीन होता था, औपचारिक तरीके से भी होती थी, अनौपचारिक तरीके से भी होती थी। शैक्षणिक केंद्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। औपचारिक शिक्षा सामान्यतः मंदिरों, आश्रमों, गुरुकुलों में दी जाती थी, और ये फिलहाल में आज उच्च शिक्षा के केंद्र भी हैं, ठीक है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय बहुत पुराना विश्वविद्यालय, वो पहले कहीं गुरुकुल था प्राचीन समय में, लेकिन आज ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तक्षशिला है, प्राचीन समय में एक क्या था, तक्षशिला गुरुकुल था, लेकिन आज ये क्या है, एक बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी है ये तक्षशिला, नालंदा, इनमें लोग एडमिशन के लिए तरसते हैं। अनौपचारिक शिक्षा परिवार, पुरोहित, पंडित, सन्यासी और त्योहारों, प्रसंग आदि के माध्यम से दी जाती थी। प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो प्राचीन समय में शिक्षा दी जाती थी दो तरीके से दी जाती थी, औपचारिक भी अनौपचारिक भी। आज भी हमें शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से दी जाती है। औपचारिक शिक्षा आज हम स्कूल में जाकर लेते हैं, कॉलेज में जाकर लेते हैं, कोचिंग में जाकर लेते हैं। पहले गुरुकुल में जाकर लेते थे, ठीक है, आश्रम में जाकर लेते थे। ऑनलाइन जो अनौपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा प्यारे साथियों, आज जैसे अनौपचारिक शिक्षा क्या है, हम अपने परिवार से लेते हैं, अपने रिलेटिव से लेते हैं। भाई कहीं पर भी जा रहे हैं, कोई भी अच्छे तरीके से बात करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे से बात करना है, बड़ों का सम्मान करना है, ये भी तो एक शिक्षा है। अब ये शिक्षा हमने स्कूल से नहीं ग्रहण की, ये हमने कहाँ से ली, अपने पेरेंट्स से ली है। तो आज भी हम अनौपचारिक शिक्षा अपने परिवार से, अपने समाज से, भाई आज भी हम अपने परिवार से, हमारे समाज से, हमारे रीति रिवाजों से, हमारी जो परंपराएं चल रही हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। और इनसे पहले भी सीखा जाता था, पहले भी परिवार होता था, पहले भी समाज होता था, पहले भी संस्कार होते थे, पहले भी रीति रिवाजें होती थी। आजकल तो फिर भी
परिवारों का, रीति रिवाजों का, संस्कारों का हनन होता जा रहा है। पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे। तो जो अनौपचारिक शिक्षा थी वो किससे दी जाती थी? जैसे पापा से मिल गई, मम्मा से मिल गई, रिश्तेदारों से मिल गई, पड़ोसियों से मिल गई, किसी सन्यासी से मिल गई, किसी पंडित से मिल गई, किसी त्यौहार से हमें सीखने को मिल गया कि यार ये त्यौहार क्यों, जैसे आज दीपावली है, दीपावली के बारे में हमने बहुत पहले सुन लिया था कि ऐसे राम की कहानी और फिर वो, तो हमने उस त्यौहार से सीखा। ठीक है, तो जो औपचारिक शिक्षा है वो स्कूल कॉलेज में दी जाती है फिलहाल में। अनौपचारिक शिक्षा परिवार में सन्यासियों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा दी जाती है। प्राचीन समय में अनौपचारिक शिक्षा, प्यारे साथियों, परिवार, पुरोहित, पंडित, सन्यासी के द्वारा दी जाती थी। प्राचीन समय में जो औपचारिक शिक्षा थी वो मंदिर, आश्रम, गुरुकुलों में दी जाती थी। ठीक है, परंपरागत शिक्षा में शिक्षार्थी का मुख्य कर्तव्य होता था सुनना, समझना, कुछ करने का प्रयास, जबकि शिक्षक का मुख्य कार्य होता था सुनाना और समझाना और करके दिखाना। ठीक है, जो प्राचीन शिक्षा थी ना, प्राचीन शिक्षा में प्यारे साथियों जो स्टूडेंट होता था ना वो 3 काम करता था। पहला बैठकर सुनने का, दूसरा बैठकर देखने का, तीसरा समझने का और करके कुछ करने का प्रयास करता था। तो प्राचीन समय में जो स्टूडेंट होता था, प्यारे साथियों, जो प्राचीन समय में जो स्टूडेंट होता 3 काम करता था। पहला होता था बैठकर बिल्कुल कर्तव्य के साथ, पूरे फोकस के साथ सुनना कि टीचर क्या बोल रहा है, हर एक शब्द को अच्छे से सुनना। दूसरा समझना कि टीचर क्या समझाना चाह रहा है, उसको अच्छे से समझना। तीसरा कुछ करके दिखाना। जैसे आपने रामायण महाभारत में देखी होगी, जब लव कुश की, आप याद करो, यदि आपने रामायण देखी है तो आप याद करो, जब लव कुश को शिक्षा दी जा रही थी उसके गुरु के द्वारा, तो वो गुरु लव कुश को शिक्षा कैसे देता था? पेड़ था, कुटिया थी, उस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए हैं और जो गुरु है वो बोलकर समझा रहा है। लव कुश के पास कोई भी आपको पेन कॉपी नहीं देखने को मिलेगी, वो चुपचाप बैठे हुए हैं सिंसियरली तरीके से, और वो चुपचाप बैठकर गुरु के द्वारा जो भी बातें बताई जा रही है उनको सुन रहे हैं, साथ ही साथ वो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो जब तीर बाण चला रहे हैं तो वो तीर बाण चलाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब वो करके दिखा रहे हैं, वो करने का प्रयास कर रहे हैं, तीर बाण करने का, चलाने का प्रयास कर रहे हैं, विद्याओं का यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उस लव कुश की स्टोरी से इस बात को आप समझ सकते हो। अब वहां पर लव कुश की स्टोरी में जो गुरु होता है वो क्या काम करता है? बच्चों को सुनाने का काम करता है, बच्चों को समझाने का काम करता है, बच्चों को करके दिखाने का काम करता है। प्राचीन समय में शिक्षा मुख्यतः गुरुकुलों में दी जाती थी। प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है, प्राचीन समय में जो एजुकेशन थी वो सामान्यतः गुरुकुलों में दी जाती थी। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बारे में कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ हम बात करते हैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बारे में।
गुरुकुल का अर्थ होता है वह स्थान या क्षेत्र होता है जहाँ गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देता है। गुरुकुल एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गुरु के द्वारा अपने शिक्षार्थियों को, अपने छात्रों को शिक्षा दी जाती है। आचार्य गुरुकुल में शिक्षा देते थे। प्राचीन समय में भाई गुरुकुल में शिक्षा होती थी। आज स्कूल है, आज कॉलेज है, लेकिन पहले गुरुकुल थे। विद्यार्थी की आयु न्यूनतम 8 साल होनी चाहिए। गुरुकुल में एडमिशन लेने के लिए रूल था कि भाई मिनिमम 8 साल एज होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऑप्शन में 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल या 6 साल, 8, 7 साल, 8 साल, 9 साल, ये तीनों ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि गुरुकुलों में एडमिशन के लिए 8 साल न्यूनतम आयु होती थी तथा विद्यार्थी अपनी 25 वर्ष की आयु तक गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे एवं आचार्य का, ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। अब देखो, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में 3 रूल थे। पहला, मिनिमम एज 8 साल। 8 साल से कम एज के बच्चे को गुरुकुल में एडमिशन नहीं दिया जाता था। आजकल तो 2 साल के बच्चों को भी स्कूल में छोड़ के आ जाते थे। पहले रूल था कि भाई गुरुकुल में भेजना है तो कम से कम 8 साल एज होनी चाहिए। दूसरा, जब तक वो बच्चा 25 साल का होगा तब तक वो गुरुकुल में रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज तो हम क्या कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को स्कूल, सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन गुरुकुल का रूल क्या था कि बच्चा 8 साल का न्यूनतम होते उसको गुरुकुल में भेज दो। फिर वो जब 25 साल तक का होता था तब तक वो गुरुकुल में रहता था और गुरुकुल में उस गुरु की 100% आज्ञाओं का पालन करता था। तो कितने साल रहता था प्यारे साथियों गुरुकुल में? 8 साल का था जब वो गुरुकुल में गया। 8 साल कंप्लीट होने के बाद वो गुरुकुल में गया और जब तक वो 25 साल का हुआ तब तक वो गुरुकुल में रहा। तो ये जो टाइम पीरियड था उसमें वो गुरुकुल में रहता था। तो ये भी निकाल लेना कि कितनी उम्र वो गुरुकुल में बिताता था। दूसरा, वो ब्रह्मचार्य का पालन करता था। अब ब्रह्मचार्य का पालन करता था, इसका मतलब आप समझ सकते हो सारी चीज़ों को कि ब्रह्मचार्य क्या होता है। जितने भी उस गुरु के रूल रेगुलेशन थे उनको वो 100% फॉलो करता था। गुरुकुल में छात्र अपने गुरु के से वेद का ज्ञान प्राप्त करता था, वेदों का ज्ञान सीखता था अपने गुरुओं से। गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य ज्ञान विकसित करना और शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना था। गुरुकुल का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था कि ज्ञान को विकसित करना, वेदों का ज्ञान सीखना, उस ज्ञान को अच्छे से विकसित करना और शिक्षा पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान केंद्रित करना। गुरुकुल प्रणाली की विशेषता, गुरुओं को विशाल जानकारी थी कि बच्चों को कैसे शिक्षा लेनी है व कैसे निर्देशित करना है। गुरुकुल प्रणाली की पहली विशेषता क्या थी कि उन गुरुओं को पता था कि हम बच्चों को ज़्यादा बेस्ट किस तरीके से सिखा सकते हैं, हम बच्चों को बहुत अच्छे से किस तरीके से समझा सकते हैं। अधिकांश शिक्षण व्यवहारिक था और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की सबसे खास बात यही थी और प्राचीन शिक्षा प्रणाली की भी सबसे खास बात यही है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में जो भी ज्ञान दिया जाता था वो व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ था। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में सबसे मेन ये चीज़ें सिखाई जाती थी कि यदि आपके कोई व्यवहारिक समस्या आती है, आपके या आपके परिवार से रिलेटेड कोई समस्या आती है, तो आप उन समस्याओं का किस तरीके से समाधान करोगे। आज तो पता नहीं हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, अब जैसे ये पढ़ रहे हैं, इसका हमारे व्यवहारिक जीवन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। बताओ भाई, हायर एजुकेशन का हमारे व्यवहारिक जीवन से क्या ताल्लुक है, रीजनिंग का हमारे व्यवहारिक जीवन से क्या ताल्लुक है। लेकिन जो प्राचीन शिक्षा में, जो गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, वो व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि आप अपने व्यवहारिक जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उन सभी का समाधान निकाल सको। अध्यापकों को गुरु कहा जाता था। आश्रमों में कठिन अनुशासन प्रिय जीवन बिताना पड़ता था एवं सभी विद्यार्थियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता था, चाहे वो राजा का बेटा हो चाहे वो गरीब का बेटा हो। सबसे खास बात थी प्यारे साथियों, गुरुकुल में समानता सबसे मेन थी। वहां पर यह भेदभाव नहीं होता था कि ये राजा का बेटा है और ये गरीब का बेटा है, एक साथ कैसे बैठेंगे। जिस दिन गुरुकुल में पहुंचते थे उस दिन वो भूल जाते थे कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सभी साथ रहते थे, सभी बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करते थे, बिल्कुल सभी समान होते थे। शिक्षार्थियों का कुल 16 वर्ष आश्रम में रहना पड़ता था, 8 साल से 25 साल तक। विद्यार्थी जीवन समाप्त करने के बाद उन्हें गुरुओं से प्रमाण पत्र मिलता था। शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी, लेकिन शिक्षार्थी अपनी इच्छा से गुरु दक्षिणा दिया करते थे। शिक्षण में सुनकर याद रखने पर अधिक बल दिया जाता था, मतलब श्रवण शक्ति पर डिपेंड था, सुनने की शक्ति पर डिपेंड था। ये बच्चों को सुनने पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता था। लेकिन प्राचीन काल में केवल राजा महाराजाओं या क्षेत्रीय वंश के बालकों को ही शिक्षा दी जाती थी। ये बात ध्यान रखना प्यारे साथियों, प्राचीन समय में हर एक बच्चे को शिक्षा नहीं दी जाती थी, या तो कोई क्षेत्रीय वंश से था या फिर राजा महाराजा के परिवार से था, उन्हें शिक्षा दी जाती थी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थी 2.5 साल की उम्र में शिक्षा लेने शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं परंपरागत शिक्षा प्रणाली और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की विधियों में अंतर।
परंपरागत शिक्षा प्रणाली में सूत्र विधि है, पारायण विधि है, पाठशाला विधि है, वाद विवाद विधि है, प्रश्नोत्तरी विधि है, कथावाचन विधि है, कथानायक विधि है और व्याकरण विधि है। आप इन विधियों को याद कर लो। ये टोटल 8 विधियां जो परंपरागत या प्राचीन शिक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई हैं। खेल विधि, डोल्टन विधि, होलिस्टिक विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, प्रोजेक्ट विधि, वैज्ञानिक विधि, समस्या समाधान विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, मूल्यांकन विधि, समस्या समाधान विधि, विनेटिका विधि, प्रक्रिया विधि, पर्यटन विधि। ये टोटल 14 शिक्षण विधियां हैं जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ जुड़ी हुई हैं। तो 8 शिक्षण विधियां हैं जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई हैं, 14 शिक्षण विधियां हैं जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई हैं। इनको याद करना। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां हैं जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ जुड़ी हुई हैं? कौन सी शिक्षण विधियां जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली के साथ जुड़ी हुई हैं? तो वहाँ पर ये मिलान का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, जैसे लिख दिया आधुनिक शिक्षा प्रणाली की कौन कौन सी विधियाँ हैं। 1 खेल विधि लिख देगा, 2 पारायण विधि लिख देगा, 3 होलिस्टिक विधि लिख देगा, 4 प्रश्नोत्तरी विधि लिख देगा, 5 सूत्र विधि लिख देगा, 6 पाठशाला विधि लिख देगा, 7 वैज्ञानिक विधि लिख देगा। अब ऑप्शन ए बनाएगा 1 2 3, ऑप्शन बी बनाएगा 3 5 7। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको इनको अच्छे से याद करना है कि परंपरागत शिक्षण विधियां कौन सी और आधुनिक शिक्षण विधियां कौन सी हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। अभी भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछें। अब हमें कौन सी यूनिट की शुरुआत करनी है ये आप बताना। कल रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय। कल मिलते हैं फुल एनर्जी के साथ।